उनका हाथ ऐसे जाता है बेड के साइड की टेबल पे, वहाँ पे कुछ इस टाइप का एक जुगाड़ रखा रहता है, वो सामने आता है। ये एवरेज चाइल्ड की मॉर्निंग है। टॉपर की मॉर्निंग कैसे होती है? प्रिपरेशन के दौरान जब एंड में टाइम आता है एग्जाम का, उस वक्त आते आते बीमार पड़ जाते हैं। क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि मेरे 11th के टॉपिक्स थोड़े अच्छे नहीं हैं। टॉपर क्या ऐसा अलग कर रहा होता है? What is it that a topper does differently? पर मैंने ऐसे बच्चों को भी टॉप करते हुए देखा है जिनका आईक्यू सिर्फ 115, 120, 125 के रेंज में है। बात क्या हो रही है? AIR-1 का टाइम टेबल कैसा होता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, टॉपर लोग कैसे पढ़ाई करते हैं। तो एक तो कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस हैं कि टॉपर लोग किस टाइप के लोग होते हैं। तो एक ये मिसकॉन्सेप्ट है कि वो तो किसी दूसरे ही ग्रह के प्राणी होते हैं। हमने तो आज तक कोई टॉपर देखा ही नहीं। AIR-1 तुमने देखा है कोई? नहीं ना देखा। तो होते नहीं है, बस ऐसे ही खाम खाम है, मार्स वार्स से फ़ोटो लेके आ जाते हैं उनकी। तो इस टाइप के टॉपर होते हैं, वो इस ग्रह के प्राणी होते नहीं हैं। उनको ईश्वर ने, आपका दिमाग 1 किलो का है, भगवान ने इन टॉपर लोगों को 2.5 किलो का दिमाग दिया रहता है। 2-2.5 गुना इनका दिमाग होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सेप्शनल। दिन में 36 घंटे पढ़ते हैं, निकाल लेते हैं वो 36, है ना? तो वो 36 घंटे दिन के निकाल लेते हैं। और एक उनकी किस्मत बहुत तेज होती है, जो पढ़ लिया वही एग्जाम में आ जाएगा उनके। ये 3 उनकी खासियत होती है ना? दे वॉन द जेनेटिक लॉटरी। जेनेटिक लॉटरी समझते हो? कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वो भी बहुत गजब इंटेलिजेंट टाइप के लोग थे, तो इनको वो जेनेटिक लॉटरी मिल गई है, तो इसलिए ये लोग टॉपर हैं। सो दे आर टॉपर्स बिकॉज दे आर लकी, इंटेलिजेंट एंड एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग ऑल्सो बिकॉज दे वर्क 36 आवर्स ए डे। तो ये सब बकवास है। In my career, I have seen so many toppers, सिंगल डिजिट रैंक वाले बहुत बच्चों को मैंने पास्ट में पढ़ाया है, और ये इनमें कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं थी। Many of them came from very ordinary families, बहुत से ऑर्डिनरी सी फैमिलीज थे, एकदम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हुआ करते हैं। यूजुअल जैसे आप सब लोगों की फैमिलीज हैं वैसे ही बच्चे हैं। आईक्यू किसी का थोड़ा ज़्यादा, किसी का थोड़ा कम, लेकिन हाँ ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि कोई भी टॉपर मैंने ऐसा नहीं देखा जिसका बिलो एवरेज आईक्यू हो। आम इंसान का आईक्यू जो एवरेज होता है, पूरी पॉपुलेशन का एवरेज आईक्यू जानते हैं कितना होता है? कितना होता है? 100 एवरेज आईक्यू। तो एवरेज आईक्यू ऑफ एनी लार्ज ह्यूमन पॉपुलेशन वो 100 होता है। तो ये टॉपर जो होते हैं इनका उससे थोड़ा ज़्यादा ही होता है, कम कभी नहीं होता है, ये बात तो है। तो लेकिन क्या बहुत भयंकर एक्सेप्शनल होता है? नहीं। मैंने टॉपर्स देखे हैं जिनका आईक्यू 115 से 125 के रेंज में है, ऐसे वाले भी देखे हैं, और ऐसे वाले टॉपर भी देखे हैं जिनका आईक्यू 140 से भी ऊपर होता है, तो वो रेयर है। पर मैंने ऐसे बच्चों को भी टॉप करते हुए देखा है जिनका आईक्यू सिर्फ 115, 120, 125 के रेंज में है, जितना आप सबका है एक्चुअली। जो लोग नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, इतनी हिम्मत कर पा रहे हैं, उनका आईक्यू है उतना, 115, 20, 25, इतना आईक्यू तुम सबका है। सो व्हाट इज़ इट कि कोई बच्चा तो इसी आईक्यू का, इतनी ही इंटेलिजेंस का है, वो तो AIR-1 ला रहा है, AIR-4 ला रहा है, 3 ला रहा है, 2 ला रहा है। और ऐसे भी बहुत से बच्चे हमने देखे हैं जो उतना ही आईक्यू है और उनका रैंक जो आता है एकदम लाखों में एक, लाखों में एक बच्चे हैं, उनका रैंक आता है 5 लाख, 5,525। तो सेम आईक्यू, similar family background, same kind of schooling,
वही सरकारी स्कूल या वही दिल्ली के या कहीं के भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, तो सब कुछ सेम है। तो टॉपर क्या ऐसा अलग कर रहा होता है? What is it that a topper does differently? तो इस पे आज हम बतियाए लेते हैं, है ना, इस पे बात करेंगे। What does the average child do first thing in the morning? 99% एवरेज बच्चे सुबह उनकी आँख ठीक से खुलती भी नहीं है और वो उनका हाथ ऐसे जाता है बेड के साइड की टेबल पे, वहाँ पे कुछ इस टाइप का एक जुगाड़ रखा रहता है। वो सामने आता है, फिर उस पे दर्शन करते हैं देवी देवताओं के। आधा घंटा तो ये चलता है ना। ये एवरेज चाइल्ड की मॉर्निंग है। टॉपर की मॉर्निंग कैसे होती है? ऑफ कोर्स टॉपर की मॉर्निंग टिपिकली काफ़ी अर्ली होती है, 5 बजे, 5:30 बजे अर्ली उसका डे स्टार्ट होता है। 5, 5:30, मैक्सिमम 6 बजे। और सुबह उठकर इनकी जो लाइफ की पहली मेजर एक्टिविटी होती है वो होती है एक मॉर्निंग वॉक। दिस इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व, बहुत कॉमन ये चीज़ देखी है कि मॉर्निंग वॉक पे बहुत जाते हैं ये टॉपर लोग। इसका बहुत मेजर बेनिफिट है। मॉर्निंग वॉक करने से आपका जब दिन स्टार्ट होता है तो चाय या कॉफ़ी से इतनी नींद अच्छे से नहीं खुलती जितनी सनलाइट से खुलती है। कहते हैं ना, एक अंग्रेज़ी में कहावत भी है, सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। तो सभी रोगों से बचाने वाली चीज़ सनलाइट है, खासकर मानसिक रोगों से बचाने के लिए। तो इनका सबसे पहला काम होता है मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक में क्या फ़ायदा है? एक तो थोड़ी सी एक्सरसाइज मिल रही है, नेचर में जाने को मिल रहा है। किसी पार्क में गए, पार्क में थोड़ा पंछी चहचहा रहे हैं, पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, वो सब नेचर बहुत सुकून देती है दिमाग को, मन को सुकून मिलता है। दूसरा, सनलाइट का जो एक्सपोजर है ना, दैट इज़ क्रिटिकल। एवरी ह्यूमन, हर इंसान को अगर हेल्दी रहना है तो आधे घंटे का सनलाइट एक्सपोजर मस्ट है। सनलाइट एक्सपोजर इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा होता है। आप में से कितने हैं जो पक्का क्लेम कर सकते हैं कि मैं आधे घंटे का सनलाइट एक्सपोजर मेरा डेली है? हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्लेम? रेज हैंड्स। हाँ, 3.5 लोग हैं बस। इन ए क्लास ऑफ मे बी 50, 3.5 people have sunlight exposure of half an hour or more, है ना। तो not something that I'm very happy about. मेरी इच्छा तो यही है कि हमारे सब स्टूडेंट्स ये आधे घंटे का सनलाइट एक्सपोजर इंश्योर करें। मॉर्निंग वॉक में पार्क में नहीं जा सकते, अरे घर की छत पे कर लो यार। घर के आसपास पार्क नहीं है तो घर की छत पे मॉर्निंग वॉक कर लो, बट करो। वेरी वेरी क्रिटिकल। इससे क्या होता है सनलाइट एक्सपोजर से? एक तो सब लोग जानते ही हैं, विटामिन डी। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, सबको पता है। बट देर आर अदर क्रिटिकल थिंग्स दैट हैपन। आप में से मेरे ख्याल ज़्यादातर तो नीट वाले हो, तो नीट वालों को तो पता ही होएगा, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन और पता नहीं क्या क्या अटरम शटरम, ये चीज़ें जो हैं न्यूरो रिसेप्टर्स। सेरोटोनिन इज़ ए न्यूरो रिसेप्टर, राइट? तो द हैप्पीनेस केमिकल, डोपामीन, हैप्पीनेस केमिकल। बट सेरोटोनिन ऑल्सो आई थिंक डज प्रीटी मच सिमिलर सा ही होता है, मेरे को नहीं ज़्यादा पता, तुम जानते हो। तो ये सेरोटोनिन और मेलाटोनिन दो
क्रिटिकल चीज़ें हैं, बिना सनलाइट के बॉडी में इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन कम होने से क्या होता है? मेलाटोनिन कम होगा, इंसोम्निया हो जाएगा, नींद नहीं आएगी ढंग से, वैसे ही बावड़े हो जाओगे नींद कम आने से। सेरोटोनिन कम होगा, आपको खुश रहना ही नहीं आएगा, दुखी रहोगे, दिख ही रहे हो तो खुश नहीं दिख रहे तुम लोग, क्यों? आपके अंदर सेरोटोनिन की कमी है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सनलाइट एक्सपोजर आपका फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग होना चाहिए। इनफैक्ट आई रिकमेंड, मेरे हिसाब से 2 टाइम होने चाहिए सनलाइट एक्सपोजर के, एक मॉर्निंग, एक लेट इन द इवनिंग। तो एक तो सुबह 5 से 7 के बीच में हो जाए, और दूसरा सनलाइट एक्सपोजर शाम को 5 से 7 के बीच, जो फोटोग्राफी वाला गोल्डन आवर कहते हैं ना। फ़ोटो वोटो भी अच्छी आ जाएंगी तो सेल्फियाँ ले लेना, लेकिन ये 2 टाइमिंग्स ऐसे हैं जिनमें 15-20 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। देखो, ये जो टॉपर होते हैं ना, ये इसलिए टॉपर नहीं होते कि ये मेहनत ज़्यादा करते हैं या इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं, पर ये एक सही जीवन जीते हैं। तो एक सही जीवन जीना सीखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम ये टॉपर्स जो करते हैं, जो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आज के समय में, वो क्या है? इससे दूर रहना। जो आप डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, इससे वो दूर रहते हैं। फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ रहते हैं इनके। तो एक तो ये फ़ोन कभी उठाते नहीं हैं, फ़ोन कोई करे भी तो इन्हें पता ही नहीं चलता, क्योंकि फ़ोन साइलेंट मोड में होता है इनका। तो फ़ोन विल बी ऑलवेज इन साइलेंट मोड, नोटिफिकेशंस शुड बी ऑफ। क्यों? वही पढ़ लिख रहे हैं, किलसिया में ही सही, आप क्लास में बैठे हैं और फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं धकाधक, व्हाट्सएप पे एक के बाद एक मैसेज, लोगों का सोशल सर्कल है। तो भले ही फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे है, जेब में पड़ा है, आप क्लास में बैठे हैं और वो आपके थाइज़ पे गुदगुदी कर रहा है फ़ोन, सामने सर पढ़ा रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और आपके जांघों पे गुदगुदी हो रही है फ़ोन के द्वारा। कहाँ स्ट्रेट लाइन मोशन पर ध्यान जाएगा? उस समय तो सब यही या सोच रहे होगे, अरे किसका मैसेज है, क्या मैसेज है? इज इट दैट मैसेज फ्रॉम माई स्पेशल पर्सन, राइट? दोज थॉट्स, जब ये थॉट्स आएंगे तो ये कौन देखेगा? ये बुढ़वा क्लास में पढ़ा रहा है, कौन बुढ़ाऊ को देखेगा? इनका काम है बकवास करना। तो फ़ोन के नोटिफिकेशंस ऑफ एंड वेरी लिटिल डूम स्क्रॉल। मैं ये नहीं कह रहा सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाओ, हो सकते हो, बहुत अच्छा है। साल भर के लिए अगर सोशल मीडिया से कट भी जाओगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी आपके जीवन में, लेकिन एटलीस्ट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट। कम से कम सोशल मीडिया हो, स्क्रीन टाइम, लुकिंग एट सोशल मीडिया, रिस्ट्रिक्ट टू हाफ एन आवर। आधे घंटे में पेट भर लो सोशल मीडिया से, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर आपका स्क्रीन टाइम, स्पेशली वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट? रील्स एंड शॉर्ट्स। ये अगर 3 घंटे या उससे ज़्यादा है ये अगर 3 घंटे या उससे ज़्यादा है, तो योर चांसेस ऑफ पिकिंग अप डिप्रेशन आर
many times, maybe even 10 times the normal population. अगर हम 2 कंट्रोल्ड स्टडीज कर लें, 10,000 लोगों को सेपरेट कर लें 2 ग्रुप्स में, 5-5 हज़ार लोगों के, और 5,000 लोग वो हों जिनका स्क्रीन टाइम आधे घंटे से कम है ऑन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, एंड दूसरे 5,000 वो हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का एक्सपोजर दिन का 3,000 3 घंटे से ज़्यादा है। तो ये दोनों कंट्रोल ग्रुप्स में आप ये नोटिस करेंगे कि जिनका 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम है वॉचिंग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, उनमें डिप्रेशन की रेट 10 गुना ज़्यादा होगी। डू यू वॉन्ट द चांसेस ऑफ डिप्रेशन to become 10 times for you? I mean, yeah, let me ask a different question. Would you like it? अगर आप, क्या आप ये चाहेंगे कि आपके अंदर कैंसर होने के चांस 10 गुना बढ़ जाएं? No, sir. Depression is worse than cancer, let me tell you. डिप्रेशन जो है ना, कैंसर से कहीं ज़्यादा गंदी बीमारी है। कैंसर ठीक हो जाता है, डिप्रेशन नहीं होता। मत पालो ये रोग। सो रिस्ट्रिक्ट, स्पेशली दोज जिनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। आपका हो गया? किस एज में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा डेवलप होता है? 22-23। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी 22-23 से बड़ा है। सो 22-23 की एज से पहले शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का ओवर एक्सपोजर डेंजरस है। तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम टू मच शॉर्ट फॉर्म। आधा घंटा दिन से कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम बीमारियां नहीं होंगी। डिस्ट्रैक्शन वो भी है, लेकिन एटलीस्ट बीमारियां नहीं होंगी। एंड माइंड यू, females are twice as likely to pick up these problems of depression etc. from social media than men. So मैं थोड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर सकता हूँ, एंड इन एनी केस आई एम अप्रोचिंग 60, सो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह डेवलप हो चुका है होपफुली, एंड सो द चांसेस ऑफ माई पिकिंग अप सच प्रॉब्लम्स आर वेरी मिनिस्क्यूल। मेरे को नहीं होगा ये सब, लेकिन आप लोगों के ऊपर बहुत सीरियस खतरा है। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नो, ठीक है? तो कैसा दिन होता है इन AIR1 टाइप लोगों का? पहला, मॉर्निंग वॉक, सन एक्सपोजर। दूसरा क्या? 0 फोन notifications, restrict social media, and I'm more concerned about short form content. मेरा जो concern है वो ज़्यादा short form content का है। उसका exposure please make sure कि आधे घंटे से कम रहे। Long form, like if you're watching a lecture for example, it's okay, उसमें इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है, अनलेस कि आपको आँखों की कोई प्रॉब्लम है। तो लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, आई एम ओके विद दैट, उसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 3 मेजर उनके लाइफस्टाइल की इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल थिंग दे डू, ईट हेल्दी। एक कॉमन प्रॉब्लम विद ऑल स्टूडेंट्स हु आर एट द बॉटम ऑफ द क्लास, बॉटम ऑफ द क्लास वाले सारे बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं। पिकी ईटर्स मतलब वो सब्जी नहीं खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, फास्ट फूड खाएंगे, आलू ही आलू खाएंगे। तो वो फास्ट फूड में ज़्यादा है
एंड हेल्थी फूड नहीं खा रहे हैं। कोरिलेशंस आराम से दिख जाएंगी। कोरिलेशंस तो हैं, ज़्यादा फास्ट फूड लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, लेस फास्ट फूड बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। कोरिलेशंस एग्जिस्ट, कोई कॉजेशन की स्टडी एज सच नहीं है, लेकिन ये कोरिलेशंस तो दिख जाती हैं। तो ईट हेल्दी। इसके अलावा जो दिन का शेड्यूल होता है, अब उस पर आ जाते हैं। ये तो लाइफस्टाइल की बातें हो गई। व्हाट डज ए टॉपर डू थ्रू द डे? तो पहला काम तो मॉर्निंग वॉक कर ही लिया। 5 बजे उठे, 5:15 मॉर्निंग वॉक करके 5:45 वापस आए। तो 5:45 जब वापस आ गए तो क्या किया? आजकल क्योंकि ये डिस्कशन हमारी प्राइमरीली ड्रॉपर बच्चों के लिए है, क्योंकि मोस्टली ड्रॉपर्स ने अब रिसेंटली अपनी नीट या जेई की जर्नी शुरू की है। तो लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉपर्स। तो ड्रॉपर बच्चे जो हैं, अगर ये 5:45 बजे वापस आया है ड्रॉपर टॉपर, तो 5:45 बजे आने के बाद क्या? मे बी सम फ्रूट्स, have a reasonable breakfast. Majority of children these days, आजकल जो ज़्यादातर बच्चे हैं, सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट कर ही नहीं सकते, उनको उल्टी आ जाती है। आई नो, मुझे पता है तुम लोगों का। तो सुबह as early as possible get ready with a reasonable meal. फ्रूट्स खा के ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ ये सुबह सुबह फिर करते हैं, ये सुबह की जो ये एक्टिविटीज़ हैं, मॉर्निंग वॉक, नहाना धोना, अटरम शटरम, इसके बाद दे स्टार्ट देयर डे विद अ रिविजन ऑफ व्हाट वाज लर्न्ड प्रीवियस डे। तो पिछले दिन के क्लास नोट्स को सुबह फिर से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मैं फिर से क्यों कह रहा हूँ, आई विल कम बैक टू दिस। तो सुबह पहला काम क्या? पिछले दिन के नोट्स का क्विक रिवीजन, सो दैट अब 9, 9:30, 10 बजे जब भी उनकी क्लास के लिए वो जाएंगे, तो उस क्लास के लिए प्रॉपरली रेडी रहें। क्लास के लिए रेडीनेस कब होती है? जब प्रीवियस डे में जो पढ़ा है एकदम फिंगर टिप्स पे है। तो पिछले दिन जो पढ़ा है वो एकदम फिंगर टिप्स पर लेकर क्लास में जाते हैं, जिससे कि क्लास में अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में बच्चे जब क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे होते हैं, बिकॉज जेई नीट की प्रिपरेशन इज डिस्कशन ऑफ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस का जब डिस्कशन चल रहा होता है, तो क्योंकि पिछली क्लास में जो पढ़ाया है फिंगर टिप्स पे नहीं होता, तो क्वेश्चन भी नहीं होते क्लास में। आपके क्वेश्चन हो नहीं रहे होते, पड़ोसी धक्का-धक कर रहा है, बहुत दुख लगता है। खुद तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऊपर से पड़ोसी टॉप कर रहा है। जब दोस्त फेल हो तो दुख होता है, लेकिन टॉप करे बहुत दुख होता है। तो दूसरों को अच्छा करते देख के दुख भी बहुत लगता है, और डिप्रेशन होता है, और लो फील करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सुबह सुबह पिछले दिन जो पढ़ा है रिव्यू करके आएं। तो लेट्स से फ्रॉम 7 o'clock टू 8:30, 9, जब तक का भी इनके पास टाइम है, वो पिछले दिन का रिव्यू करते हैं, क्लास के लिए आते हैं। क्लास में आई एम मोर इनटू, मैं टाइम टेबल पे इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इन लोगों के फोकस पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, इनके लाइफस्टाइल पे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। दैट्स व्हाट आई वांट यू टू लर्न। टाइम टेबल मैं सच बना के नहीं देने वाला आपको। तो सुबह लेट्स से बिटवीन 6:45 टू 8:15 रिविजन ऑफ प्रीवियस डे, पिछले दिन का रिवीजन।
जो भी पढ़ा है, रिवीजन ऑफ प्रीवियस डे। अब ये रिवीजन ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास नोट्स को रिव्यू करके ही करें। दिस कुड वेरी वेल मीन सॉल्विंग डीपीपी। इसका मतलब सॉल्विंग ऑफ डीपीपी भी हो सकता है। इनफैक्ट ज़्यादा यही होता ही है। तो पिछले दिन जो पढ़ा है उसके डीपीपीज सॉल्व कर लेते हैं, फिर 8:30 पौने 9 वॉट एवर दे हैव टू सेट ऑफ। लेट्स से 9 बजे उनके मॉर्निंग में विद्यापीठ में क्लास शुरू हो गई और क्लास चल रही है 2 बजे तक। तो दिस टाइम इज़ ब्लॉक्ड फॉर क्लासेस एनीवे। ये समय तो क्लासेस के लिए ब्लॉक हो ही गया। इस समय में आपको ऑफ कोर्स क्लास में ही फोकस्ड रहना है। क्लास में टॉपर्स का बिहेवियर दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा अलग होता है। कहाँ अलग होता है? जो टॉपर्स होते हैं वो दूसरों पे नज़र नहीं रखते, उनकी नज़र केवल खुद पर होती है। दूसरी बात, they are not so much interested in solving the question which the teacher has given. जो टीचर ने क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू किया, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना उनका एम नहीं होता। वो क्लास में जब बैठे हैं और क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, उनका एम ये होता है कि सोचा जाए कि इस क्वेश्चन को करने का क्या सबसे आसान तरीका हो सकता है। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसमें उनका इंटरेस्ट होता है। क्लास के वक्त एक तो दूसरों से कंपेयर नहीं करते अपने आप को। एवरेज बच्चा क्या करता है? सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा, दूसरे लोग तो कर देते हैं। आप लोगों में से ही बच्चे आते हैं मेरे पास क्लास के बाद, सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे जो आपने दिए थे, और लोगों ने तो कर लिए। क्यों कंपेयर करते हो अपने आप को दूसरों से? दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। क्यों? कल को आप मान लीजिए बहुत बड़े रईस बन गए, आपने अपना ज़बरदस्त कोई बिजनेस सेटअप कर लिया, डॉक्टर बन गए, आपने हॉस्पिटल्स की चेन चला दी जिसमें 5,000 डॉक्टर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है, और आपके पास एक एम्पायर है हॉस्पिटल्स की, और 25,000 करोड़ रुपए का आपका नेटवर्थ है। आप तब भी दुखी रह सकते हैं अपने आप को कंपेयर करके, क्योंकि आपसे ज़्यादा धन मुकेश अंबानी के पास है, अडानी के पास है, इलॉन मस्क के पास है। मुकेश अंबानी भी बन जाओगे तो भी अपने आप को दुखी रख सकोगे, क्योंकि इलॉन मस्क के पास ज़्यादा पैसा है। तो जब तक दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, आप जीवन में दुखों को इनवाइट कर रहे हैं। तो दूसरों के साथ क्लास में अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए, और फोकस कहाँ लेकर आना है कि क्लास में जो क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को कैसे एफिशिएंटली सॉल्व किया जाए। राइट? फिर ये क्लासेस जब कंप्लीट हो गई, इसके बाद आप विद्यापीठ में रुक के पढ़ते हैं या घर चले जाते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम अब आ गया। तो जो इसके बाद ऑफ कोर्स लंच वंच करेंगे, टॉपर्स हेल्दी फूड खाएंगे, और पिछलग्गू लोग बाहर निकलेंगे, बिट्टू टिक्की वाला का टिक्की खाते जाएंगे। खैर, तो फूड चॉइसेस एक्सरसाइज हो जाएंगी। इसके बाद क्या है, 2:30 बजे घर पहुंचने के बाद एवरेज चाइल्ड क्या करने वाला है? बहुत थक गए, सो लेते हैं। एवरेज चाइल्ड विल हैव आफ्टरनून नैप। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये।
आफ्टरनून नैप बिल्कुल भी नहीं करना है। एक मेजर रीज़न बता देता हूँ। सपोज आप 2:30 बजे घर पहुँच के सो जाते हैं। नीट का एग्ज़ाम कब होता है? 2 से 5, और उस टाइम आपके बॉडी को आदत है सोने की। एग्ज़ाम के टाइम नींद तो नहीं आएगी, पर थोड़ा बॉडी आपको बताएगी कि अरे सोने का टाइम हो गया, कहाँ एग्जाम में लगा है। तो लेथार्जी विल सेट इन, आपकी एफिशिएंसी 5% नीचे तो आ जाएगी। 5% नीचे एफिशिएंसी आई और आपके मार्क्स 650 से घट के 450 हो गए, क्योंकि 5% एफिशिएंसी का मार्क्स पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो इतने में तो सिलेक्शन से नीचे उतर जाओगे। सो वन रीज़न आफ्टरनून नैप नहीं करने का। और भी हैं बट थोड़े मेडिकल वाले टाइप के हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। पर आफ्टरनून नैप्स तो बिल्कुल नहीं करने। अच्छा, जेई वाले सोचें कि हमारे लिए थोड़ी है, हमारा जेई का भी सेकंड शिफ्ट दोपहर में होता है, जेई मेंस के भी, और जेई एडवांस तो मॉर्निंग इवनिंग दोनों में ही होता है, मॉर्निंग आफ्टरनून। तो अगेन नॉट अ गुड आइडिया, नो आफ्टरनून नैप्स, नॉट जस्ट बिकॉज आपको एग्जाम देना है दोपहर में, लेकिन देर आर अदर रीजंस। What I recommend, however, is either a 10-15 minute power nap, 10-15 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं, या उससे भी बेहतर है आप 10-15 मिनट का एक योग निद्रा का सेशन कर लें। क्या कर लें? योग निद्रा का एक 10-15 मिनट का सेशन। योग निद्रा क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। 10-15 मिनट में आपको 2-3 घंटे की नींद जैसा रिलैक्सेशन मिल जाता है। सो ट्राई योग निद्रा। आपको यूट्यूब पे बहुत कंटेंट मिल जाएगा योग निद्रा वाला, तो 10-15 मिनट का योग निद्रा का वीडियो चला के देखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ सुन के वो प्रोसेस से आपको निकाल देंगे। तो एक योग निद्रा का सेशन हो जाए, दैट इज़ आइडियल। टॉपर लोग कुछ इस तरह की चीज़ें करते हैं। सोना नहीं है, योग निद्रा का सेशन करना है। लंच वंच किया, योग निद्रा का सेशन हुआ, उसके बाद स्टडी टाइम। अभी कुछ ही देर पहले सर आप लोगों को बता रहे थे कि ये जो टॉपर टाइप बच्चे होते हैं, ये 5-6 घंटे बैठे हैं टेबल पे, और उनको कैमरा में अगर ऑब्जर्व करो तो उनका पोस्चर ही चेंज नहीं हो रहा। यही पोस्चर में घंटों बैठे हैं, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है इसमें। जब क्वेश्चंस सॉल्व होने लगते हैं तो उसी प्रोसेस में मज़ा आने लगता है, क्योंकि हर 1-2 मिनट में जब कोई चैलेंजिंग सा क्वेश्चन सॉल्व होता है, उसी से डोपामीन रिलीज हो जाता है। तो ये बच्चे अपना डोपामीन कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व करके। ये करके नहीं, इनको ये करके डोपामीन मिलना शुरू हो जाता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए डोपामीन प्राप्त करते हैं। अब ये जो स्टडी सेशन है, इनमें अक्सर आजकल कुछ बच्चों का मैंने नोटिस किया है जो अच्छे परफॉर्मर्स होते हैं, दे आर यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड प्रोमोडोरो मेथड। प्रोमोडोरो मेथड में आजकल क्या किया जाता है, 25 मिनट की इंटेंस स्टडी, 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक, म्यूज़िक सुन लिया, किचन में जाके कॉफ़ी पियाए, व्हाटएवर, एंड देन बैक 25 मिनट अगेन। आधे घंटे के ये सेशन हो गए। जब ये 5 या 6 हो गए तो 2-3 घंटा हो गए। 2-3 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक। आधे घंटे के ब्रेक में क्या? गो आउट फॉर अ वॉक, maybe meditate, maybe eat something, whatever activity gives you satisfaction at that point of time.
little bit of social media scrolling, I don't have an objection if you can restrict it to less than half an hour. Don't become slaves of the algorithm. तो जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उनकी एल्गोरिदम्स हैं, दे आर डिज़ाइन टू मेक यू एडिक्टेड. अटेंशन आपकी वो ले रहे हैं, और जब आप अपनी अटेंशन उनको बेच देंगे तो जीवन भर की दरिद्री पाल लेंगे, जीवन भर दरिद्र रहेंगे. तो डोंट सेल योर अटेंशन सो चीपली. अब ये 5-6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, इस पढ़ाई में क्या हो रहा है? असाइनमेंट सॉल्व हो रहे हैं. क्वेश्चंस असाइनमेंट्स सॉल्व करते वक्त इनका क्या फोकस रहता है? एवरेज स्टूडेंट क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ा, एक तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो क्या कर रहा है? क्वेश्चन पढ़ रहा है, उसमें जो लिखा है वो देख लिया, अच्छा है, पर उसमें कुछ शब्द अपनी तरफ से जोड़ दिए या कुछ शब्द निकाल दिए और पढ़ लिया, और क्वेश्चन का मीनिंग वो समझ लिया जो उसके मन ने कहा. ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर एक अजम्पशन बना लेते हैं कि क्वेश्चन का मतलब ये है. अभी कल ही मैं क्लास में एक क्वेश्चन करा रहा था, उसमें एक ब्लॉक रखा है जी, ब्लॉक को खींचने के लिए क्या मिनिमम फोर्स चाहिए ये बताना है, और सब बच्चे लोग फोर्स लगा रहे हैं. कैसी फोर्स लगा रहे हैं? ऐसी. और ये सेम मिस्टेक एवरीवन इज रिपीटिंग, ये फोर्स लगा दी सारी क्लास में, पूरी क्लास में सभी बच्चों ने ऐसे फोर्स लगा दी. देन आई आस्क्ड देम अ क्वेश्चन कि क्या आपके सवाल में हॉरिजॉन्टल वर्ड का प्रयोग हुआ है? बोले हॉरिजॉन्टल वर्ड तो कहीं नहीं है. तो मैंने पूछा फिर ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों लगाई है? क्वेश्चन में तो फोर्स की बात की गई है, तो क्या वो हॉरिजॉन्टल है ये क्वेश्चन में दिया है? नहीं. पर सर फोर्स तो हॉरिजॉन्टल ही होती है. ये किसने बोल दिया हॉरिजॉन्टल ही होती है? एंगल पे फोर्स नहीं लगाई जा सकती. तो खैर, बेसिकली आम बच्चा जो होता है, जो टॉप नहीं कर रहा होता है, वो क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसके साथ अपनी कुछ अजम्पशंस चिपका देता है, और फिर अपनी अजम्पशंस, फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, फिर वो वकालत करता है, अपनी अजम्पशंस को डिफेंड करने की वकालत करता है. क्यों जी? तो एवरेज परफॉर्मर अपनी अजम्पशंस को डिफेंड करता है. उसका जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं होता, उसकी अजम्पशंस का डिफेंस होता है. मतलब उसने धारणा बना ली कि क्वेश्चन ऐसा है, और फिर वो उसी धारणा के हिसाब से उसको सॉल्व करता है. ऑफ कोर्स गलत आंसर आता है. जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसको समझ में आता है, एक बार वो क्या करता है? दैट चाइल्ड, जो एक्सेप्शनल बच्चा है, ये अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करता है कि क्या जो मैं इस क्वेश्चन का मतलब समझ रहा हूँ एग्जैक्टली वही लिखा है. वो शब्दों को जल्दी से टटोलता है क्वेश्चन के, और फिर देखता है कि क्या इस क्वेश्चन का मीनिंग वही है जो मैंने समझा या कुछ अलग है. They challenge their assumptions even before starting the solution. एवरेज बच्चा सॉल्व करता है, आंसर मैच नहीं होता है, फिर क्या करता है? दोबारा कैलकुलेशन करता है, फिर वही आंसर आता है, फिर उसे लगता है क्वेश्चन ही गलत है या आंसर की गलत है. कल सर से कंफर्म कर लेंगे आंसर की में गड़बड़ होगी या क्वेश्चन में गड़बड़ होगी. लेकिन गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं है, गड़बड़ आपने क्वेश्चन को जो समझा है उसमें है. वो क्वेश्चन को करेक्टली इंटरप्रेट ही नहीं कर रहा,
वो अपनी अजम्पशंस उसके ऊपर चिपका दे रहा है। तो वो क्वेश्चन जो पूछा गया है उसे सॉल्व ही नहीं कर रहा, वो अपना ही मनगढ़ंत क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। कितनी बार हमने क्लास में इस बात को ऑब्जर्व किया है कि आप ऐसा कर रहे हो? आज सुबह की क्लास में ही 2-3 बार पकड़े गए थे लोग ऐसे काम करते हुए। 2-3 बार तो पकड़े गए, सबको तो हमने पकड़ा नहीं। अगर सबकी टेबल्स पे घूम जाते तो मेरे ख्याल 80% बच्चे ऐसे ही काम कर रहे थे। तो ये वाली आदत बदलें। ये मेजर चीज़ है एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट की। अजम्पशंस, पहले तो टॉपर लोग अजम्पशन लेते ही नहीं, क्वेश्चन में जो लिखा है उसका बिल्कुल उतना ही मतलब समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। एवरेज बच्चा क्वेश्चन के ऊपर अजम्पशन चिपकाता है और फिर उसको चैलेंज भी नहीं करता। जब आंसर मैच नहीं हुआ तो इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग, अपनी अजम्पशंस के ऊपर प्रहार करने के बजाय कैलकुलेशन दोबारा करते हैं। जो 3 मिनट खराब हुए हैं, 2.5 मिनट और खराब होते हैं। एंड इट स्लोज यू डाउन सो मच। जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं, उस पे अपनी अजम्पशन चिपकाते हैं। तो प्रैक्टिस करते वक्त क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली पढ़ना सीखें, उसके ऊपर अपनी अजम्पशंस ना चिपकाएं। ये टॉपर लोग ये काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करते हैं। दिस इज वेयर द टॉपर इज वे बेटर। जो टॉपर वाला बच्चा होता है ना, सिंगल डिजिट रैंक वाला, उनकी जो एक क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है वो ये होती है कि क्वेश्चन का मतलब वो एग्जैक्टली वही समझते हैं जो क्वेश्चन में लिखा है। वो अपनी तरफ से उसमें कुछ अजम्पशन नहीं लेते कि फोर्स हॉरिजॉन्टली होगी, क्योंकि ये तो ऐसा तो होता ही है। वो ऐसा तो होता ही है वाला उनके दिमाग में नहीं होता। एवरेज बच्चे ये गलतियां करते हैं क्वेश्चंस को करते वक्त। 90% जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में गलती होती है, 90 से शायद ज़्यादा ही होगा, मैं बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, 90% गलतियाँ यही होती हैं कि आपने क्वेश्चन में या तो क्वेश्चन में अजम्पशन ले ली या सॉल्व करते वक्त कोई अजम्पशन ले ली जो कि गलत थी। लर्न टू चैलेंज योर अजम्पशंस। अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करना सीखें। तो ये प्रोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं बच्चे, अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करना सीख रहे हैं टॉपर्स। इनफैक्ट जब वो बहुत अच्छे हो जाते हैं ना अपनी अजम्पशंस को चैलेंज करने में, तो बाद में एक समय आ जाता है कुछ महीनों के अंदर जब वो गलत अजम्पशंस लेनी ही बंद हो जाती हैं, वो करते ही नहीं वो काम। तो जो गलत अजम्पशन लेके गलत सॉल्यूशन किया, फिर दोबारा ट्राई किया क्वेश्चन, इसमें जो टाइम वेस्टेज होता है एग्ज़ाम के समय में, वो नहीं करते। तो ये उनका चलता है भैया 2:30-3 बजे से रात के 8 साढ़े 8 तक। 8 साढ़े 8 बजे डिनर हो गया, दे ईट हेल्दी। एवरेज वन पिज़्ज़ा मंगाते हैं ना आज स्विगी से, तो स्विगी से पिज़्ज़ा आता है फिर एवरेज वालों का। फिर उसके बाद क्या, अब तो थक गए, ये क्लास की 5-6 घंटे पढ़ाई, उसके बाद रिलैक्स। द बेस्ट स्टूडेंट्स व्हाट दे डू आफ्टर 8:30 डिनर, मे बी हाफ एन आवर ऑफ टीवी इफ दे फील लाइक। देखो, थक कर चूर हो जाना, इससे कोई खास फायदा नहीं होता है। आप 24 घंटे काम कर रहे हैं और थक रहे हैं, बुरी तरह हालत खराब हो रही है, ये सब करने से कोई परमवीर चक्र नहीं मिलेगा और इफेक्टिव पढ़ाई तो नहीं ही होगी। सो व्हाट दे डू, दे रिलैक्स फॉर हाफ एन आवर एंड देन उसके बाद क्या करते हैं जानते हो? मोबाइल फ़ोन तो रख ही देते हैं, स्विच ऑफ हो जाता है इस टाइम तक। तो 9 बजे के बाद मोबाइल फ़ोन की तरफ देखते भी नहीं। कमरे में अगर 6 लाइट्स हैं तो 5 बंद हो जाएंगी, 1 चलेगी बस। इसका क्या बेनिफिट?
लाइट कम होने से आपकी आंखों में फोटॉन्स कम जाएंगे, मेलाटोनिन बढ़ेगा, नींद आएगी। ये अच्छे वाले स्टूडेंट फिर क्या करते हैं, 10 बजे तक बहुत भयानक नींद आ जाती है, सो जाते हैं। द बेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स विल स्लीप बाय 10। जो बेस्ट स्टूडेंट्स आजकल हैं वो रात के 10 बजे उनका स्लीप टाइम है। एवरेज स्टूडेंट क्या कर रहा है, डिनर किया, उसके बाद भाई अब तो थक गए, अब तो हम रिलैक्स करना बनता है, वो क्या करते हैं, टक टक मोटिवेशन प्राप्त करते हैं। ये वाला मोटिवेशन जो होता है ना, एक इमोशन होता है, और इमोशन रहती है थोड़े से समय। टॉपर मोटिवेशन में विश्वास नहीं रखते, वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में विश्वास रखते हैं। वो जो 9 बजे के बाद लाइट डिम कर देते हैं, उस टाइम वो क्या कर रहे होते हैं, वो रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं कि आज मैंने क्या सीखा, क्या आज मैं कल से 1% बेहतर हुआ या नहीं हुआ। अगर आज मैं कल से 1% बेहतर हुआ हूँ, दे फील हैप्पी। अगर नहीं, they feel a little bit sad but decide to do it next day. और एवरेज बच्चा ये 9 बजे के बाद क्या कर रहा है, डूम स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया, मोटिवेशन। फिर मोटिवेशन चलते चलते पता नहीं कब 12, 1, 2 बज जाते हैं। मम्मी बीच में बोले तो, मम्मी मैं तो लेक्चर देख रहा हूँ, मैं तो वीडियो लेक्चर देखो, मैं यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर देख रहा हूँ। मम्मी गई और फ़ोन इस फॉर्मेट से इसमें आया, और फिर मोटिवेशन शुरू। अब आपकी रगों में मोटिवेशन दौड़ने लगा। मोटिवेशन ऐसा दौड़ता है, रात के 2, 3, 4 बज जाते हैं। ये एवरेज स्टूडेंट की लाइफ है। टॉपर तो रात को 10 बजे सो गया था। सोने से जस्ट पहले एक काम और टॉपर्स के लिए एसेंशियल है, वो लाइट डिम करने से पहले कर लेना है। वो क्या है, जो आज दिन में पढ़ाया गया था उसका एक क्विक रिवीजन। ये दिन की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज में से एक है। वो कैसे, सोने से पहले जो आपने रिव्यू किया वो आपकी परमानेंट मेमोरी बनता है। मेमोरीज क्रिएट कब होती हैं, सोते वक्त। स्लीप इज एज इम्पॉर्टेंट, सोना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पढ़ना। और अगर आप सफिशिएंट सोते नहीं हैं तो टॉपर होने का चांस बहुत कम है। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट होते हैं वो 10 बजे सो के 5-6 बजे उठते हैं, मतलब 7 से 8 घंटा सोते हैं। क्योंकि सोते वक्त एक तो रेस्ट मिलता है, आप रिकवर होते हैं, पर दिमाग में भी रिकवरी होती है। वो रिकवरी क्या होती है, जो दिन में आप पढ़ते लिखते हैं वो टेम्परेरी मेमोरी में आता है, और रात को सोते वक्त वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होता है। ये शिफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमानेंट मेमोरी में सामान नहीं जाएगा तो भूल जाएगा, क्योंकि दूसरी जिस मेमोरी में क्लास में आता है वो तो टेम्परेरी होती है। अब ये टेम्परेरी मेमोरी वाला जो इलाका है, इसमें से सामान परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट कब होता है, ड्यूरिंग स्लीप। अब अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ क्योंकि आप सोए नहीं या लेट सोए, तो क्या होगा, ये अभी भी भरा हुआ है। अगले दिन आप क्लास में कटोरा तो लेके आए हैं जिसमें कि टीचर को सामान भरना है, पर कटोरा पहले से भरा है, तो टीचर उसमें डालेगा क्या, तो आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा या कम समझ में आएगा। यू विल नॉट बी इफेक्टिव। और यहाँ से रॉट शुरू होता है। रॉट शुरू होता है, धीरे 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 आपकी परफॉर्मेंस नीचे आती जाती है, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है। पर टॉपर ये सब बिल्कुल नहीं करता है। वो प्रॉपर स्लीप लेके आता है, फिर सुबह अगले दिन उसकी दिनचर्या वैसे ही स्टार्ट होती है
जैसे कि मैंने ये डिस्क्राइब किया। क्या आपको ये समझ में आया? तो अब टॉपर वाली दिनचर्या अपनाएंगे या पिछलग्गू लोगों वाली? टॉपर वाली। वेरी नाइस। तो मेरा भाषण तो हुआ समाप्त। अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। पूछिए, किसको पूछना है? या बोलो। प्रिपरेशन के दौरान जब एंड में टाइम आता है एग्ज़ाम का, उस वक्त आते आते बीमार पड़ जाते हैं। रीज़न मतलब लास्ट टाइम जब मेरे साथ हुआ था मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मतलब एडमिट हो गई थी, और एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गई थी। सर मेरा सीटी भी हो गया, एक्सरे भी हो गया था, अल्ट्रासाउंड भी हो गया था, रीज़न नहीं पता सब कुछ लगा। हुआ। फुल मजे लिए हॉस्पिटल के। देखो, ये इसका क्या कारण है? केवल एक कारण है, एंजाइटी। एंजाइटी का इलाज क्या होता है? जिस लेवल की एंजाइटी तुम्हारी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी क्लिनिकल वाली डिप्रेशन वाली एंजाइटी वो वाला नहीं है। योर्स इज़ नॉट ए क्लिनिकल एंजाइटी, तुम्हारे चेहरे पे वो नहीं है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम वाली एंजाइटी होती है, इसका तो एक बहुत सिंपल इलाज होता है, सॉलिड प्रेपरेशन। जब सॉलिड प्रेपरेशन होगी, आपका कॉन्फिडेंस आपकी एंजाइटी पर विजय पा लेगा। प्रिपरेशन मजबूत कीजिए, एग्ज़ाम से पहले बीमार नहीं होइएगा। ठीक है? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, पास ऑन द माइक। हाँ सर लाइक माय 11th टॉपिक्स आर सम ऑफ द टॉपिक जो मेरे को नहीं आते, तो क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं होते, तो सर उससे इजी मेथड कैसे ढूंढे जाएंगे? लाइक नहीं, क्या मैं समझा नहीं। लाइक सर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि मेरे 11th के टॉपिक्स थोड़े अच्छे नहीं हैं। पढ़ लो तो भाई। ये मतलब अजीब टाइप की बात है आप लोगों की कि ये कॉमन है। 11th के टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं। अरे 11th के टॉपिक तो बहुत अच्छे वाले हैं, आपने उन्हें पढ़ा ही नहीं है। पढ़ लो। अभी आजकल आप ड्रॉपर हो ना, आप है ना? तो ड्रॉपर हो तो आपके पास दिन में अगर 8 घंटे सोने के निकाल देते हैं तो 24 के बाद 16 घंटे तो पढ़े, उनको अच्छे से यूज़ करो, पढ़ो। और ड्रॉपर बैचेस जहाँ भी क्लासेस हो रही हैं, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है आजकल? 11th के टॉपिक। तो इसमें अपना जान झोंक दो, कैसे नहीं होंगे क्वेश्चन। और एक सजेशन मेरी और है आप सभी लोगों से जो ये कहते हैं कि 11th के टॉपिक्स कमज़ोर हैं, कोई एक टॉपिक पकड़ो, थॉरो रिवीजन करो, मेक श्योर कि उसका एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। 10, 20, 50 बार रिवाइज करो। फिर तुम फिर भी कहोगे कि क्वेश्चन नहीं हो रहे, फिर टीचर के सामने बैठ के क्वेश्चन ट्राई करना, सारे होने लगेंगे। बिना टीचर के कोई हेल्प किए सारे होंगे। ट्राई दिस, करो एक बार। तो जो भी टॉपिक है उसको खूब रिवाइज करो, मेक श्योर सारे कॉन्सेप्ट फिंगर टिप्स पे आ जाएं, और फिर टीचर के सामने बैठ के क्वेश्चन करो, सब होने लगेंगे। वो एकलव्य था ना, गुरुजी की मूर्ति के सामने ही तीर चलाता था तो सीख गया। तो किसी को बनाओ गुरु और उनके सामने बैठ के तीर चलाओ, सब निशाने पे लगेंगे। ठीक है? बोलो माइक। सर जैसे मतलब पढ़ने में थकते नहीं है, लेकिन ट्रैवल करके जब आते हैं यहाँ मतलब घर से क्लासेस करने के लिए, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जैसे हमारी क्लासेस होती है 9 कम्यूट बजे से। करने में। हाँ, जैसे हमारी क्लासेस होती है 9 बजे, तो घर से 7 बजे या फिर 7:30 निकलते, फिर 8 साढ़े 8 ट्रैफिक अगर मिल जाए फिर 9 हो ही जाते क्लास में आते आते। कैसे ट्रैवल करते हो? मेट्रो से? नहीं, बस से। बस से, कोई बात नहीं। हाँ जी, यहाँ आके और यहाँ से जब घर जाते हो बहुत थक उसके जाते बाद ये ट्राई करो, यहाँ क्लास से 15 मिनट पहले पहुँच जाओ,
और यहाँ बैठ के ईयरफोन्स लगा के योग निद्रा प्रैक्टिस करो, और जब घर जाओ, घर जाने के बाद फिर से प्रैक्टिस योग निद्रा, सब थकावट चली जाएगी और थोड़ा ढंग से खाना पीना शुरू करो। सर जैसे हमारी मिस्टेक्स वगैरह होती है, कोई टेस्ट वगैरह हम देते हैं, उसमें जो मिस्टेक्स होती है एनालिसिस वगैरह, उनको एनालिसिस करना और एरर नोटबुक वगैरह कैसे बनानी है वो? एरर एनालिसिस, एरर नोटबुक बनाइए। जिस दिन भी टेस्ट हो उसके क्वेश्चंस या इवन असाइनमेंट के जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं उनका एनालिसिस कैसे करना है। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आया और आप उसको नहीं कर पाए हो, फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर माय अजम्पशंस। मैंने क्या क्या अस्यूम किया है। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है करेक्टली आंसर करना, क्योंकि जो हम अस्यूम करते हैं ना, हमें लगता है ऐसा तो होता ही है, और जब हम दिमाग से कन्विंस्ड हैं कि ऐसा ही तो होता है, उसको क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल होता है। पर यही आपको सीखना पड़ेगा। एरर एनालिसिस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है, और जब खुद ना कर पाएं तब टीचर की हेल्प लें। टीचर्स तो बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि तुमने क्या बेवकूफ़ी वाली अजम्पशन की है। तो ये एरर एनालिसिस शुड बी ऑलमोस्ट एंटायरली दिस। एरर एनालिसिस जो है, इट शुड बी एन एक्सरसाइज ऑफ चैलेंजिंग योर अजम्पशंस। तो ये करो, दैट्स एरर एनालिसिस फॉर मी। और जैसे एरर नोटबुक कैसे बनानी है उसमें? खरीद के उसमें एरर की जो नोटबुक है उसमें हर टेस्ट को डेट लिख के और उस टेस्ट का जो भी टेस्ट का कोड होता है, नंबर, वो लिख के, और उसके सभी क्वेश्चंस जो आप नहीं सॉल्व कर पाए हैं उन क्वेश्चंस को भी वहीं लिखिए और उसके नीचे उसको सॉल्व कीजिए। ये कंप्लीट एरर नोटबुक बनेगी। और एरर नोटबुक में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये एक्सरसाइज आप सबको करनी है, चैलेंजिंग योर assumptions. That's how you become effective at analyzing your errors. 90% errors are funny assumptions. सर जैसे आपने बोला कि टॉपर जो होता है वो किसी इजीएस्ट वे में हमेशा सोचता है कि किसी क्वेश्चन को इजीएस्ट वे में अप्रोच करता है। बाय द वे अगर उससे ना हुआ तो किसी ना किसी तरीके से कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर हमसे, क्योंकि उसके पास दिमाग 2.5 किलो का है। हाँ। उसका, ऐसी बात नहीं उसका है। दिमाग ना हो गया, सन्नी देओल का हाथ हो गया। मतलब वो हम कैसे सोचे इजीएस्ट वे में? कैसे नहीं होता है, बैठ जाओ। कैसे इजीएस्ट वे में सोचें, इसकी कोई वो नहीं है मेरे पास पुड़िया के ये पुड़िया हम मुंह में डालेंगे और इजीएस्ट वे में सोचना शुरू हो जाएंगे। ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा, है ना। तो दिस कम्स विद प्रैक्टिस। आई डोंट नो, आज तुम आज वाले बैच में सुबह वाली क्लास में थे? अच्छा सर एक और क्वेश्चन है, कभी कभी ना ओवर थिंकिंग हो जाता है, तो उससे कैसे? ओवर थिंकिंग, आई मीन किस प्रकार का ओवर थिंकिंग? कि नीट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा? आधे बेटा, ओवर थिंकिंग मीन्स नीट क्लियर नहीं होगा तो क्या होगा, ये वाला थिंकिंग? ऐसी चीज़ें और डेली लाइफ की भी। अब देखो, तुम्हारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स का तो मुझे नहीं पता है, हालांकि अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लेकिन टेस्ट के पहले वाला मतलब नहीं होता है कि टेस्ट हाँ, के पहले की एंग्जाइटी, ये सब ओवर देखो, इन चीज़ों के कोई वन शॉट इलाज नहीं होते हैं। एंग्जाइटी और इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इनका एक ही इलाज है, एक्शन, सॉलिड प्रिपरेशन। जैसे जैसे आप 1% अपने आप को डेली बेहतर बनाते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। एंग्जाइटी जो होती है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। नॉर्मल वाली एंग्जाइटी, मैं
मेडिकल ग्रेड एंजाइटी की बात नहीं कर रहा, वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती इंसान के। पर जो नॉर्मल तुम्हारी वाली एंजाइटी है ना, इसका इलाज होता है सॉलिड प्रिपरेशन। फोकस ऑन योर प्रिपरेशन, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी विल सबसाइड। तो होपफुली ये जो टॉपर वाली लाइफस्टाइल के बारे में टाइम टेबल, हालांकि टॉपिक का नाम टाइम टेबल था, लेकिन टाइम टेबल से कुछ नहीं होता है, और कोई टाइम टेबल बनाने के बाद उस टाइम टेबल को कोई जीता भी नहीं है। नोबडी लिव्स दैट टाइम टेबल। बट मैंने लाइफस्टाइल हैबिट्स बताई हैं टॉपर्स की, इनको अपना लो। ऑफ कोर्स इनको अपनाने से ऐसा नहीं होगा कि जादू हो जाएगा और कल से आप टॉपर बन जाएंगे। वो तो कार्टून नेटवर्क पे होता है बस। इन रियल लाइफ चेंज इज इवोल्यूशनरी एंड नेवर रेवोल्यूशनरी। तो इवॉल्व हो, आपके इवोल्यूशन का बेनिफिट आपको 6 महीने में दिखेगा। क्या बताया मैंने? 1% डेली बेटर होना है, 1% इम्प्रूवमेंट डेली, 1% इम्प्रूव करना है डेली। और नीट एग्ज़ाम तक कितने दिन हैं? 300 हैं। 1.01 रेज टू द पावर 300 कितना होता है? काफ़ी होता है। करके देख लेते हैं, देखो कैलकुलेटर पे करते हैं, छोड़ो, हो जाएगा 20-25 गुना। तो अगर आप डेली 1% बेहतर होते हैं, नीट एग्ज़ाम आते आते आप 5-10 गुना बेहतर तो हो ही जाएंगे। जैसे आज हैं, इससे 10 गुना बेहतर होना नीट के लिए, जेई के लिए काफ़ी है। और नेगेटिविटी को दूर रखना है, इग्नोर करना है। डोंट अलाउ नेगेटिव पीपल टू अफेक्ट यू। मेंटेन अ गुड डिस्टेंस, कीप सच नेगेटिव पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है? सो पिक अप दीज पॉजिटिव थिंग्स दैट टॉपर्स डू। टॉपर्स का लाइफस्टाइल अपनाइए एंड यू विल बिकम टॉपर्स। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।